अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसे यही पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि फॉरवर्ड मूविंग सेटर उसी समय टर्नस्टाइल मशीन में भाग निकलता है जब ब्लू रूम साइड में उसका इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन मशीन में एंटर करता है, क्योंकि दोनों वर्जन को एक ही समय मशीन की तरफ एंटर करना जरूरी है। पर अब दोनों साइड से मशीन का डोर ओपन करने पर सेटर उन्हें नजर नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि सेटर कुछ मिनट पीछे के समय में निकल गया है, जिसे समझाने के लिए मुझे आपको एक उदाहरण देना होगा। इमेजिन कीजिए कि सेटर प्रोटैगनिस्ट की मौजूदगी में एग्जैक्ट 10 बजे रेड साइड से मशीन में एंटर किया और उसे 1 मिनट लगा ब्लू साइड के डोर से निकलने में। तो सिंस सेटर के लिए अब समय पीछे की तरफ जा रहा है, वहीं उसे 1 मिनट लगा यहाँ से निकलने में, तो अब समय उसके लिए 9:59 होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट के लिए भी अब 1 मिनट बीत गया होगा, क्योंकि उसके लिए समय फॉरवर्ड है, यानी कि उसके साइड में समय अब 10:01 हुआ होगा, यानी कि अब दोनों में 2 मिनट का फर्क होगा। इसीलिए वो लोग सेटर को दूसरी साइड देख नहीं पाते, क्योंकि सेटर एक तरह से पास्ट में 2 मिनट पहले जंप कर गया। अब जब सेटर अपनी एंट्रोपी रिवर्स करके बैकवर्ड मूविंग टाइम में निकलता है, उसे रेड साइड में उसकी वही घटना पर रिवर्स में घटते नजर आती है। अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि रेड रूम वालों के लिए तो टाइम तो फॉरवर्ड है, तो वो सेटर को रिवर्स क्यों नजर आ रहे हैं, जबकि वो खुद ही बैकवर्ड टाइम में चल रहा है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने कभी एम्बुलेंस के वैन पर एम्बुलेंस शब्द को डायरेक्ट पढ़ा होगा, तो वो हमें रिवर्स नजर आता है, पर जब हम ड्राइव करते वक्त उसे साइड मिरर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, तब वो हमें सीधे नजर आता है। यानी कि ये जरूरी है कि आप उसे कौन से एंगल से देख रहे हो। इसका एक और बेहतर उदाहरण है कि जब हम ड्राइव करते वक्त किसी इनकमिंग व्हीकल को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे नजरों में हमें ऐसा महसूस होता है कि वो उल्टे डायरेक्शन में है। वहीं सेम सिनारियो में जब सामने वाला बंदा अपने नजरों से आपको ऑब्जर्व करता है, तो उसके लिए आप उल्टे डायरेक्शन में नजर आते हो, क्योंकि यहाँ देखने का नजरिया बदल जाता है। यही सेम केस यहाँ घट रहा है। इवन दो सेटर खुद रिवर्स्ड है, वो जो भी खुद करेगा उसके लिए वो सीधी होगी, पर वहीं दूसरे फॉरवर्ड मूविंग लोग और समय उसके लिए रिवर्स चलते नजर आएगा, जैसा कि इस केस में रेड साइड के लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेटर को अभी नहीं पता है कि आखिर वो प्लूटोनियम कहाँ है, क्योंकि कुछ देर पहले प्रोटैगनिस्ट ने उसके कुछ टाइम पीछे के सेटर को बताया था, जो अब वो खुद होने वाला है। पर अभी तक कैट को टॉर्चर और प्रोटैगनिस्ट की कन्फेशन की घटना नहीं घटी है, जो तभी घटेगी जब सेटर कैट को टॉर्चर करने लगेगा, क्योंकि वो बैकवर्ड टाइम में चल रहा है और सब कुछ रिवर्स हो रहा है। वो कैट को अनमरा करके वही टॉर्चर की घटना एग्जैक्टली सेम पर रिवर्स में घटती है। प्लूटोनियम का पता लगने पर सेटर कैट को बंदी बनाकर अपने सिल्वर मर्सिडीज में प्रोटैगनिस्ट के BMW की तरफ भाग निकलता है। वो सबसे पहले उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां से उसने प्रोटैगनिस्ट को कब्जे में लिया था, पर उसे उसके BMW में प्लूटोनियम नहीं मिलता। वहीं अगर आप गौर करोगे तो सेटर कैट के साथ निकला था, पर अब वो उसके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि सिंस वो और कैट रिवर्स में चल रहे हैं, और वहीं पिछली बार कैट को उस ऑडी से प्रोटैगनिस्ट के साथ पकड़ा था, वो अभी उस ऑडी में प्रोटैगनिस्ट के साथ रिवर्स में जा रही है। अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि तब तो सेटर भी रिवर्स में होना था, वेल वो भी रिवर्स में ही है, क्योंकि जब आप उस सीन पर रिटर्न लौटोगे जब प्रोटैगनिस्ट ने कैट को बचाया था और बाद में सेटर के लोगों ने उन्हें धर लिया था, तब हम दूर सेटर को साफ देख सकते हैं रिवर्स में प्रोटैगनिस्ट के BMW में प्लूटोनियम की खोज करते हुए। इसका मतलब कि फॉरवर्ड और रिवर्स लूप एग्जैक्टली सेम घटा सेटर के लिए लूप को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ प्रोटैगनिस्ट को अब पूरे मिशन का क्लाइमेक्स भी रिवील होता है कि दरअसल वो पैकेज कोई प्लूटोनियम नहीं, बल्कि उस एल्गोरिदम का आखिरी वो हिस्सा था जिसके पीछे सेटर पड़ा है। नील के अलावा प्रिया और उनके लोगों को इसके बारे में पहले से पता था, क्योंकि वो उसकी तरह टेनेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिक्रूटेड है। एक सोल्जर आइस प्रोटैगनिस्ट को समझाता है कि सेटर ने टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट टेक्निक की मदद से वो प्लूटोनियम हासिल करने की कोशिश की। पिंसर मूवमेंट वो मिलिट्री अटैक टेक्निक है जहाँ सोल्जर्स दुश्मनों को 2 साइड से हमला करते हैं। यहाँ फर्क बस इतना है कि यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट कहा जाता है। जहाँ सेटर के कुछ साथी फॉरवर्ड मूव करके, जैसे उस सिल्वर मर्सिडीज और वो कुछ लोग जो डार्क रूम में छिपे सेटर को वर्ड बाय वर्ड हाइस्ट के बारे में बता रहे थे, अंत में उनसे सारी जानकारी एडवांस में जानने के बाद कि एक्चुअली हाइस्ट के दौरान क्या हुआ, सेटर ने खुद को और अपने कुछ साथी को रिवर्स करके उन पर एंड में अटैक किया, जहां उसे सब कुछ एडवांस में ही पता था। पर वहीं ब्लू रूम के साइड कैट मरने के कगार पर होती है, क्योंकि उसे इन्वर्टेड बुलेट लगी होती है, जिसका रेडिएशन रिवर्स होने के कारण उसका बचना मुश्किल होने लगता है। अब अगर आपको सवाल आ रहा होगा कि कैट अभी भी ब्लू साइड कैसे दिखाई दे रही है, सेटर ने तो उसे कुछ समय पहले रिवर्स में ले गया था। वेल वो इसलिए क्योंकि उस दौरान जिसे सेटर ने ले गया वो पीछे के समय
समय की कैट थी। जैसा मैंने उदाहरण के साथ समझाया था कि सेटर्न ने कैसे टाइम जंप किया था, वही ये कैट इस समय की है। और दूसरा रीजन ये कि कैट कभी इन्वर्टेड थी ही नहीं कि वो सेटर के साथ इन्वर्टेड होकर निकल जाए। अब कैट कुछ घंटे में इन्वर्स रेडिएशन के कारण मरने वाली है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट तय करता है उसके शरीर को मशीन के थ्रू इन्वर्ट करने का, ताकि उसका घाव रिवर्ट होकर ब्लीड होने के बजाय क्योर होने लगे, जो काम करने लगता है जब प्रोटैगनिस्ट और नील कैट के साथ इन्वर्ट होते हैं। पर वो ज्यादा देर तक इन्वर्ट नहीं रह सकते, वरना वो बस पीछे के समय में चलते चले जाएंगे, इसीलिए उन्हें फॉरवर्ड होना होगा। पर वो दो कारण से सेम मशीन को यूज करके फॉरवर्ड नहीं हो सकते। एक की हालांकि कैट का घाव स्लोली क्योर हो रहा है, पर उसे पूरी तरह से क्योर होने में 2 हफ्ते लगेंगे। पर अगर वो अभी मशीन में कैट को लेकर ब्लू साइड से एंटर करके रेड साइड से निकलेंगे, तो फॉरवर्ड हो जाने के कारण उसका घाव भी फिर से इन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो जाएगी। वहीं दूसरा कारण कि वो इसलिए भी सेम मशीन फिर से नहीं यूज कर सकते फॉरवर्ड होने के लिए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ये मशीन सेटर के कब्जे में था, इसलिए रेड साइड से निकलते ही उनका सेटर और उसके लोगों से सामना होगा, जो वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इससे कैट की जान खतरे में पड़ सकती है। अब मैं इसे उदाहरण से समझाता हूँ कि आखिर क्यों उनका मानना था कि फिर से मशीन का यूज करके ब्लू साइड से एंटर करके रेड साइड से निकलने पर उनका सामना सेटर के लोगों से हो सकता है। क्योंकि इमेजिन कीजिए, जब ये लोग इन्वर्ट होने के लिए रेड साइड से एंटर किए तब समय 6 बज रहे थे और ब्लू साइड से निकलते निकलते उन्हें 1 मिनट लगा, इसलिए अब समय 5:59 हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिए, उनका इन्वर्ट होने के कारण ब्लू साइड में समय पीछे की तरफ है। अब अगर वो यहाँ 3 घंटे बिताए इस इरादे से कि कैट का घाव थोड़ा तक क्योर हो जाए, तो अब समय 2:59 हो जाएगा। और अगर वो शार्प 2:59 को फॉरवर्ड होने के लिए ब्लू साइड से एंटर करेंगे, तो रेड साइड से निकलने पर समय 3 बज रहे होंगे, यानी कि एक तरह से वो 3 घंटा पीछे ट्रैवल कर गए, जो वो पहले का समय हो सकता है जब सेटर कैट पर अत्याचार कर रहा था, जब ये मशीन सेटर के कब्जे में था। इसीलिए अंत में उनका सामना सेटर के लोगों से हो सकता है, इसीलिए वो सेम मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते फॉरवर्ड होने के लिए। पर तभी प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि वो 1 हफ्ते बाद जब कैट का घाव थोड़ा क्योर हो जाएगा, तब वो फ्री पोर्ट का मशीन फॉरवर्ड होने के लिए यूज कर सकते हैं। उनका लक कि फ्री पोर्ट से एक कंटेनर भी कुछ देर पहले ही लैंड किया, जिसमें वो ट्रैवल करके सीधे फ्री पोर्ट पहुंच सकते हैं। पर अब प्रोटैगनिस्ट को डर रहता है कि अब जब सेटर भूतकाल में इन्वर्टेड ट्रैवल कर रहा है, वो पीछे के समय में कैट की जान ले सकता है, जिसके कारण वो अभी जिंदा ही नहीं रहेगी, इसलिए उसे भी पीछे जाना होगा ऐसा करने से रोकने के लिए। नील के मना करने पर भी कि जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। प्रोटैगनिस्ट फिर भी ट्राई करने का तय करता है और कुछ इंस्ट्रक्शंस जानने के बाद, जैसे सिंस अब वो इन्वर्टेड है, कुछ भी करके बिना प्रोटेक्शन के वो अपने फॉरवर्डेड वर्जन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकता, वरना वो अनाइलेट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि सेम इंसान सेम टाइम और स्पेस में एक साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह सकते। ये लॉ ऑफ स्पेस और टाइम के विरुद्ध है, इसीलिए यूनिवर्स इसे बैलेंस करने के लिए जो उस स्पेस और टाइम में नहीं बिलोंग करता वो एनाइलेट हो जाएगा, यानी कि इस केस में इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट। अब बैकवर्ड मूविंग प्रोटैगनिस्ट ऑक्सीजन मास्क के साथ पहली बार इन्वर्टेड वर्ल्ड महसूस करता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि उसके लिए वो सीधे चल रहा है, पर वहीं इर्द गिर्द के लोग उसके लिए रिवर्स नजर आ रहे हैं। वो कैसे तो ड्राइव करते हुए उस ग्लव बॉक्स को ट्रैक करके उसमें ट्रांसमीटर फिट करता है ताकि वो सेटर की कॉन्वर्सेशन सुन सके जब वो ग्लव बॉक्स रिवर्स होते हुए उसकी सिल्वर मर्सिडीज में लौटेगी। और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। वो तुरंत अपने डायरेक्शन में उसका पीछा करता है और तभी ट्रांसमीटर की मदद से वो सेटर की कॉन्वर्सेशन सुनता है कि उसे उसमें प्लूटोनियम नहीं मिला, और अपने लोगों को ऑर्डर करता है बाकी के बचे एल्गोरिदम को हाइपो सेंटर मूव करने का। पर अब देखते ही देखते चेस शुरू हो जाती है, जहां इस बार सेटर की ऑडी उसके डायरेक्शन में, क्योंकि अब इन्वर्टेड प्रोटैगनिस्ट के नजर में इन्वर्टेड सेटर भी फॉरवर्ड है। वहीं फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट की BMW रिवर्स डायरेक्शन में नजर आती है। हमें अब क्लियर पिक्चर मिलता है कि कैसे पहले फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट को सेटर और वो सिल्वर कार इन्वर्टेड नजर आ रही थी, पर अब बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट के नजरों से देखे तो उसे फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट उल्टे डायरेक्शन में नजर आता है। अब जब ग्लव बॉक्स शेयर करने का समय आता है, प्रोटैगनिस्ट को अब समझ आता है कि वो प्लूटोनियम ट्रांसफर के दौरान उसके कार में रह गया, पर तब तक सेटर भी बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट को देख लेता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे बैकवर्ड प्रोटैगनिस्ट क्रैश हो जाता है। और यहाँ एक और क्लाइमेक्स रिवील होता है कि कैसे पिछली बार फॉरवर्ड प्रोटैगनिस्ट को जो कार क्रैश से रिवर्स में चलते नजर आई थी वो प्रोटैगनिस्ट की ही थी। सेटर अपने ऑडी से उतरकर उससे एल्गोरिदम छीन लेता है और उसकी कार को आग लगाकर भाग निकलता है। पर सिंस प्रोटैगनिस्ट इन्वर्टेड है, उसे जलन के बजाय उसकी हाइपोथर्मिया के कारण जान निकलने लगती है। पर आंखें खुलने पर वो खुद को उसी फ्री पोर्ट के लिए कंटेनर में पाता है, क्योंकि नील ने सही समय पर उसकी जान बचा ली। प्रोटैगनिस्ट को अब नील का कहा समझ आता है कि जो हो गया
वो बदला नहीं जा सकता, इसलिए अंत में वो कैट के फेट को पीछे जाकर भी बदल नहीं सकता। नील भी अब रिवील करता है कि वो पैकेज उस एल्गोरिदम का वो आखिरी हिस्सा था जिसकी मदद से पूरी धरती के एंट्रोपी को इन्वर्ट किया जा सकता है, और यदि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी क्योंकि नेचर का बैलेंस उथल पुथल हो जाएगा। वो एल्गोरिदम के बारे में भी शेयर करता है कि आज से 20-30 साल भविष्य में एक अननोन फीमेल साइंटिस्ट एल्गोरिदम का खोज करेगी, पर उस साइंटिस्ट को आगे रियलाइज हो जाएगा कि अगर इससे उनका पास्ट ही खत्म हो गया तो उनका वर्तमान और भविष्य भी कैसे मुमकिन होगा। एज पर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, पर भविष्य में कुछ लोग जो अपने भूतकाल के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं, जिनके कारण धरती रहने लायक नहीं रही और नदियां सूख गए, उन्होंने उससे वो एल्गोरिदम हड़पने की कोशिश की, पर वो तैयार नहीं थी, इसलिए उसने एल्गोरिदम को सॉलिड फॉर्म में रेंडर करके, ताकि कोई इसे कॉपी ना कर सके, उसे 9 टुकड़ों में बांटकर उसकी एंट्रोपी को रिवर्स करके भूतकाल में अलग अलग न्यूक्लियर कंटेनमेंट फैसिलिटी में छिपा दिया और अंत में अपनी जान ले ली ताकि कोई उसे फोर्स ना कर सके और बनाने के लिए। और अब सेटर के पास सारे 9 पार्ट्स है। भविष्य में उन लोगों का प्लान एल्गोरिदम को यूज करके उनके भूतकाल को नष्ट करने का है, इसलिए भविष्य का कोई ईवल ऑर्गेनाइजेशन पीछे के समय के सेटर को हायर किया जो उनके लिए सारे एल्गोरिदम ढूंढकर किसी ऐसे जगह गाड़ दे जहां से भविष्य में वो खोद कर निकाल सके। उस ईवल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उनके समय में धरती बंजर उनके कारण हुई, इसलिए उनका प्लान एल्गोरिदम को हासिल करके धरती को इन्वर्ट करने का है, जिसके कारण पास्ट के लोग यानी कि इस समय के लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाए और शायद धरती उनके समय में रहने लायक हो जाए। पर फिर तभी प्रोटैगनिस्ट को हाथों पर हल्का दर्द महसूस होता है, पर सरप्राइजिंगली कोई घाव नजर नहीं आता और उसे उसी दौरान मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स चमकता है और पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन यही एंड हो जाता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर।